ये वो वक्त था जब समंदर में 740 बच्चे मौत के मुंह में खड़े थे, जब दुनिया की तमाम ताकतें, तमाम बड़े मुमालिक और तमाम सल्तनतें एक ही जवाब देती रहीं, नहीं। और फिर एक ऐसा शख्स उठ खड़ा हुआ जिसके पास खामोश रहने की हर वजह मौजूद थी, जो खुद एक मकबूजा रियासत का हुक्मरान था, जिसकी फौज नहीं थी, जिसके पास वसाइल महदूद थे, जिसे अपने फैसले की भारी कीमत चुकाने का खर्चा था, मगर उसने एक लफ्ज कहा, हाँ। सन 1942 था। दूसरी आलमी जंग अपने उरूज पर थी और अरब समंदर में एक पुराना जहाज भटक रहा था, जैसे एक तैरता हुआ ताबूत। इस जहाज का नाम SS बोगदान था। इस पर 740 पॉलिश बच्चे सवार थे। ये बच्चे यतीम थे, हकीकी मायनों में यतीम। उनके वालिदैन सोवियत यूनियन के जबरी मशक्कत के कैंपों में भूख, बीमारी और बर्फानी तूफानों में मर चुके थे। ये बच्चे खुद उन कैंपों से जिंदा बच निकले थे। पोलैंड पर नाजियों और सोवियत दोनों का कब्जा था। ये बच्चे ईरान के रास्ते किसी तरह बहरे हिंद तक पहुंचे थे, एक नई जिंदगी की तलाश में। मगर अब उनके सामने एक और आजमाइश खड़ी थी, जो शायद मौत से भी ज्यादा जालिमाना थी। कोई मुल्क उन्हें अपनी सरजमीन पर उतरने की इजाजत देने को तैयार नहीं था। बरतानवी सल्तनत, जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी और हिंदुस्तान समेत कई खित्तों पर हुक्मरान थी, उसने एक के बाद एक बंदरगाह पर दरवाजे बंद कर दिए। कराची से मुंबई तक, कोलंबो से कलकत्ता तक जवाब एक ही था, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये जहाज वापस जाए। जहाज पर खुराक और पानी खत्म हो रहे थे, बीमारियां फैल रही थीं, दवाएं ना होने के बराबर थीं। वक्त रेत की मानिंद हाथों से फिसल रहा था। 12 साला मारिया अपने 6 साला भाई यान का हाथ अपनी मुट्ठी में बंद किए खड़ी थी। जब उसकी मां आखिरी सांसों में थी, उसने मारिया से सिर्फ एक वादा लिया था, मेरे बेटे को बचाना, मेरा यान। मारिया ने वादा किया था, मगर जब पूरी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया हो, जब हर बंदरगाह पर एक बड़ी नहीं लिखी हो, तो एक 12 साला बच्ची किस तरह अपना वादा पूरा कर सकती थी। वो अपने भाई के छोटे से हाथ को देखती, जो उसकी मुट्ठी में सर्द पड़ रहा था, और सोचती कि क्या उसकी माँ उसे माफ करेगी। जब कहीं कोई रास्ता नहीं बचा था, जब हर तरफ से मायूसी की गूंज सुनाई दे रही थी, तब ये खबर हिंदुस्तान की रियासत नवाब नगर के हुक्मरान तक पहुंची। नवाब नगर आज के गुजरात के इलाके में एक छोटी सी रियासत थी, और उसके हुक्मरान थे जाम साहब, मुहत्तरम दिग्विजय सिंह जी। वो कोई आलमी ताकत नहीं थे। उनकी रियासत बरतानवी राज के साए तले थी। उनकी फौज नहीं थी, उनकी बहरिया नहीं थी। उनके पास खामोश रहने की हर वजह मौजूद थी। उनके मशीरों ने मुझे खबरदार किया, हजूर, ये एक बहुत बड़ा सियासी मसला बन सकता है। बरतानवी हुकूमत ने वाज़ेह हुक्म दे दिया है कि किसी भी बंदरगाह पर इन बच्चों को उतरने ना दिया जाए। अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो इसके नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं। जाम साहब ने अपने मशीरों की बात सुनी। उन्होंने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, कितने बच्चे हैं? 740 हजूर। वो दोबारा खामोश हो गए। कमरे में हवा जमी हुई महसूस हो रही थी। फिर उन्होंने एक ऐसी आवाज में बात की जिसमें कोई लर्जिश नहीं थी, सिर्फ एक पुख्ता फैसला था। अंग्रेज मेरी बंदरगाहों पर हुकूमत कर सकते हैं, वो मेरी सरजमीन पर अपने कवानीन ला सकते हैं, मगर वो मेरे ज़मीर पर हुकूमत नहीं कर सकते। इन बच्चों को पनाह देना मेरे ज़मीर का हुक्म है। वो नवाब नगर में उतरेंगे, मैं उन्हें आने दूंगा। मुशीरों के चेहरे फक हो गए। हुजूर, बरतानवी हुकूमत। जाम साहब ने उनकी बात काट दी। अगर मैंने इन बच्चों की मदद करने के लिए अंग्रेज़ों की नाराज़गी मोल ली तो मैं यहीं रुक जाऊंगा, मगर अगर मैंने इन मासूम बच्चों को मौत के मुंह में जाने दिया तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर सकूंगा। मेरी रूह हमेशा के लिए बेचैन रहेगी। और इस तरह फैसला हो गया। नवाब नगर की बंदरगाह जम्मू नगर के हाकिम को हुक्म मिला कि जहाज को अंदर आने की इजाजत दी जाए। जहाज के कप्तान को एक तारीखी पैगाम भेजा गया, आप यहाँ खुशामदीद हैं, आपको पनाह दी जाती है। अगस्त 1942 का वो गर्म दिन था जब SS बोगदान जहाज जम्मू नगर की बंदरगाह में दाखिल हुआ। बंदरगाह पर हजारों लोग खड़े थे, हैरत और हमदर्दी से देख रहे थे। जहाज से जो बच्चे उतरे वो सायों की तरह लग रहे थे। उनकी आंखें बेनूर थीं, चेहरे पर खौफ और थकन के आसार थे। वो उम्मीद करने से डर रहे थे, क्योंकि जिंदगी ने उन्हें बार बार धोखा दिया था। और फिर वो मंजर पेश आया जिसे वो बच्चे और वहां मौजूद हर शख्स कभी नहीं भूल सके।
जाम साहब खुद बंदरगाह पर मौजूद थे। वो सादा सफ़ेद लिबास में थे, सर पर पगड़ी सजाए। उन्होंने बच्चों के करीब आकर उनकी सतह पर आने के लिए घुटने टेक दिए। एक मुतरजिम के ज़रिए उन्होंने वो अल्फाज कहे जो शायद उन बच्चों ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुने थे। उन्होंने कहा, अब तुम यतीम नहीं हो, अब तुम मेरे बच्चे हो। मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम हमारे मेहमान नहीं हो, तुम हमारे अपने हो। तुम महफूज हो। मारिया ने अपने भाई यान का हाथ मजबूती से थामा। वो अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे, तुम महफूज हो। उसने अपने भाई की तरफ देखा जो अब भी खौफज़दा था, और उसे अपनी माँ का वादा याद आया। शायद, सिर्फ शायद, वो इस वादे को पूरा कर सकेगी। लेकिन जाम साहब के अल्फाज महज अल्फाज नहीं थे। उन्होंने अपने वादे को हकीकत में बदलने के लिए फौरी इक़दामात किए। उन्होंने बच्चों के लिए कोई आर्जी कैंप नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने उनके लिए एक नया घर बनाया। रियासत के अंदर एक छोटे से कस्बे बालाचड्डी में उन्होंने एक कॉलोनी कायम की जिसे पोलिश कैंप कहा गया, मगर दर हकीकत वो एक छोटा सा पोलैंड था। उन्होंने पोलिश असातिज़ा बुलवाए ताकि बच्चे अपनी ज़बान ना भूलें। उन्होंने पोलिश खाना मुहैया किया ताकि उन्हें अपने घर की याद ना आए। उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि बच्चे अपनी सकाफत, अपने त्यौहार, अपने गीत ना भूलें। गर्म हिंदुस्तानी मौसम में भी क्रिसमस के मौके पर क्रिसमस ट्री सजाया जाता। जाम साहब अक्सर कहते, तकलीफ इंसान को मिटा देना चाहती है। तुम्हारी शनाख्त, तुम्हारी ज़बान, तुम्हारी रिवायात, तुम्हारी पहचान है। हम उन्हें यहाँ जिंदा रखेंगे। 4 साल तक जब पूरी दुनिया जंग की आग में जल रही थी, ये 740 बच्चे बालाचड्डी में महफूज और पुरामन जिंदगी गुजारते रहे। वो पनाहगुज़ीन नहीं रहे, बल्कि एक खानदान बन गए। मारिया ने अपने भाई को बाग में मोर के पीछे दौड़ते देखा और उसे एहसास हुआ कि वो पहली बार वाकई महफूज है। जाम साहब बाकायदगी से उनसे मिलने आते, उनके नाम याद रखते, उनकी सालगिरह मनाते, उनके स्कूल के ड्रामों में शिरकत करते। वो हर उस बच्चे को गले लगाते जो अपने वालिदैन को याद करके रो पड़ता। तमाम अखराजात, डॉक्टर, असातिज़ा, कपड़े, खुराक, सब कुछ जाम साहब अपनी ज़ाती जेब से अदा करते रहे। बरतानवी हुकूमत की नाराज़गी और मुमकिना सियासी दबाव के बावजूद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब 1946 में जंग खत्म हुई और बच्चों को वापस जाना था, तो जुदा होने का लम्हा नाकाबिले बर्दाश्त था। बालाचड्डी उनका पहला हकीकी घर बन चुका था। वो बच्चे बड़े हुए, जिंदगी आगे बढ़ी। वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, असातिज़ा बने। उन्होंने अपने खानदान बनाए, मगर वो कभी नहीं भूले। पोलैंड वापस जाकर उन्होंने अपने बच्चों और पोतों को वो कहानी सुनाई। उनकी कोशिशों से पोलैंड में जाम साहब के नाम पर चौक बनाया गया, स्कूलों के नाम रखे गए। पोलैंड की हुकूमत ने उन्हें अपना सबसे बड़ा एजाज दिया, मगर सबसे बड़ी यादगार वो नहीं थी जो पत्थर पर बनी। सबसे बड़ी यादगार वो 740 जिंदगियां थीं जो उन्होंने बचाई थीं, और जो फिर खिलें, फूलें और अपने अपने तरीकों से दुनिया में रोशनी फैलाईं। आज 80 साल बाद जब हम एक बार फिर दुनिया भर में पनाहगुज़ीनों के बहरान का सामना कर रहे हैं, जब दरवाजे बंद किए जा रहे हैं और सरहदें खींची जा रही हैं, ये कहानी हमें एक बुनियादी सच्चाई याद दिलाती है। 1942 में जब तमाम सल्तनतें नहीं कह रही थीं, एक शख्स ने, जिसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी, जिसके पास खामोश रहने की हर वजह मौजूद थी, उसने एक लफ्ज़ कहा, हाँ। और इस एक लफ्ज़ ने ना सिर्फ 740 जिंदगियों को बदला, बल्कि उसने हमें यह सबक दिया कि ताकत का मतलब सिर्फ फौज या दौलत नहीं होता। हकीकी ताकत वो होती है जो अपने ज़मीर की आवाज़ सुने, जो बेआवाज़ों की आवाज़ बने, और जो तारीख़ के इस मोड़ पर खड़े होकर इंसानी वक़ार का इंतखाब करे। जाम साहब का वो फैसला आज भी एक रोशन सितारे की तरह चमकता है। हमें याद दिलाता है कि हर दौर में, हर हाल में इंसानियत का रास्ता हमेशा मौजूद होता है। बस हमें उस पर चलने की हिम्मत चाहिए।